अनेक शहरों में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं देख रहा हूं आप खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट और गूंज के साथ मुझे सम्मानित कर रहे हैं। ये आपका प्यार किसी भी इंसान को बहुत बड़ी नई ताकत देता है, मन को आनंद भी होता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गौरव, ये प्यार, ये आपका सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं। ये प्यार, ये सम्मान, ये गौरव 6 करोड़ गुजरातियों का है। उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के पुरुषार्थ के परिणाम है। उनके परिश्रम से आज गुजरात ने विश्व में नाम कमाया है, उसके कारण है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं सभी मेरे गुजरात के भाइयों बहनों की तरफ से इस सम्मान के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और ये सम्मान गुजरात को प्रेम करने वाले विश्व के सभी भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। आज विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है। हो सकता है जब समाज में कुछ न कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता रहती है, तब नई नई व्यवस्थाओं को विकास करने की जरूरत भी पड़ी होती है। मैं इस मदर्स डे पर मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति का सम्मान करता हूं, उनका गौरव करता हूं। लेकिन मैं आप सबको हमारी उन सांस्कृतिक विरासत की ओर भी ले जाना उचित मानता हूं। हम वो लोग हैं, हम उन पूर्वजों के संतान हैं। हम उस महान विरासत की बदौलत आज जो कुछ भी हैं वो है। और हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें एक मंत्र दिया था। और आज जब दुनिया मदर डे मना रही है, तब उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तब शायद विज्ञान इतना तो विकसित नहीं हुआ था। पृथ्वी क्या है, जगत क्या है, मानव जात क्या है, कौन कहां है, शायद उतना विज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा। लेकिन उस समय इसी हिंदुस्तान की धरती पर से एक आवाज हमेशा सुनाई देती थी। और वो आवाज थी, जो मंत्र था, माता भूमि ही पुत्रोऽहम् पृथिव्याम। माता भूमि ही, भूमि मेरी माता है। पुत्रोऽहम् पृथिव्याम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को मां माना है। और मां को बच्चों का लालन पालन और बच्चों का मां की सुरक्षा, एक अजोड़ नाता जुड़ा हुआ है।
मैं आज ये दुखद बात भी बताना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं बाल की खाल उधाड़ने में लगे हुए कुछ पॉलिटिकल पंडित इन चीजों के क्या अर्थ निकालेंगे, क्या कहेंगे, वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि माता नाम की जो एक भाव विश्व है, मां नाम की जो हमारे यहां भाव जगत है, उसकी कितनी बड़ी ताकत रही है। और जब जब पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था में यह मां तत्व, ये मां भाव विश्व सशक्त रहा, सामर्थ्यवान रहा, पूजनीय रहा, हम संकटों से बचते चले गए। वहीं से हमें संकटों से बाहर निकलने की ताकत भी मिलती रही। लेकिन जब जब उस सारे भाव विश्व में कुछ बदलाव आया, स्थितियां बदलती गई। दुनिया कभी कभी हमें पूछती है क्या कारण है हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती मिटती नहीं हमारी का सवाल विश्व की, दुनिया की कई संस्कृतियां समाप्त हो गई और हम नहीं हुए, तब स्वाभाविक पूछा जाता है। कई कारण होंगे, लेकिन आज जब मातृ दिवस मना रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। उसका एक कारण हमारी परिवार व्यवस्था है। पारिवारिक जो बाइंडिंग के संस्कार हमें मिले हैं, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने तो देखा है अमेरिका के हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर एक बात अवश्य बोलता है कि जब हम सरकार में आएंगे तो परिवार व्यवस्था को फिर से एक बार ताकतवर बनाने का प्रयास करेंगे। परिवार सुरक्षित रहें, इसकी हम चिंता करेंगे। ये आज अमेरिका में भी चर्चा का एक एजेंडा का विषय होता है। भाइयों बहनों, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहूंगा उसका कारण है हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो परिवार व्यवस्था विकसित की, उस परिवार व्यवस्था की ताकत है जिसने आज भी हम लोगों को नित्य नूतन रूप धारण करने की भी ताकत दी है और अपने आप को आगे बढ़ाने का भी सामर्थ्य दिया है। उस पूरी परिवार व्यवस्था टिकी हुई थी, पनपती रही थी। उसका कारण क्या? कारण था उसके केंद्र बिंदु में मां का त्याग, मां की तपस्या, हर दिन शिव जी की तरह जहर पीते जाना और परिवार के भीतर अमृत बांटते जाना। यही तो कारण था कि हमारी आज परिवार व्यवस्था बनी हुई है। वो सिर्फ एक लग्न संस्था नहीं थी, वो उससे भी बहुत कुछ है। और इसलिए माता का महात्म्य क्या होता है, वो हम परिवार की जिंदगी जीने वाले, संयुक्त परिवार की जिंदगी जीने वाले, बृहत परिवार की जिंदगी जीने वाले भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति की एक और विशेषता है, जिन जिन चीजों को हमने सर्वोच्च माना है, जिन जिन बातों को हमने बहुमूल्य माना है, अनमोल माना है, उन सब बातों को हमने मां से गौरवान्वित किया है। और तभी तो हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी मां के रूप में और हम पृथ्वी के पुत्र के रूप में
माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याम। भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। लेकिन जब वो मां का भाव कम हुआ, डिटोरेशन आया, पुत्र को अपनी चिंता ज्यादा जरूरी लगी, मां की चिंता कम हुई और हमने ग्लोबल वार्मिंग को निमंत्रण दिया। आज पूरा विश्व छटपटा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन अगर माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम ये मंत्र हमने घर घर पहुंचाने में सफल हुए होते और आज भी उसको जीने का अगर सामर्थ्य रखते होते, तो मैं नहीं मानता हूं, मैं कतई नहीं मानता हूं कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव जात इतनी चिंता में होती। भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। गंगा में डुबकी लगा करके पवित्र होने की सपना हर किसी का होता है। जो गंगा हमें पवित्र करती थी, उसी गंगा की पवित्रता की चिंता के लिए आज हम लोग परेशान हैं। क्यों? गंगा तब तक पवित्र रही थी, गंगा तब तक शुद्ध रही थी जब तक हमारे भीतर गंगा एक मां का रूप थी। लेकिन जिस तरह दिन दुनिया ने हमको सिखाया, अरे पानी पानी होता है, हर नदी नदी होती है, पानी पानी में फर्क क्या होता है, गंगा का पानी भी तो H2O ही है। ये विज्ञान के तराजू से जब हमको पानी की व्याख्याएं दिखाई गई, हमारा मां का भाव कम होता गया, हम रेशनलाइज होते गए, हमारा भाव विश्व के सवाल उठते गए और फिर ऐसा लगने लगा कि हम नदी को भी गंदा कर सकते हैं, हमारा कोई दायित्व नहीं है। और मां जिसको गंगा कहते थे, उसको हम ही ने बर्बाद कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जिस भूमि से बोल रहे हैं, ये भारत माता हमने मां के रूप में देखा है। हम मदरलैंड बोलते हैं, दुनिया के कई देश हैं जो फादरलैंड बोलते हैं। फर्क तुरंत ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, और हमारी अपनी जननी मां, हमारी गुर्जर मां, हमारी भारत मां, हमारी पृथ्वी मां, आइए समय है हम इन सभी मां के रूप को प्रणाम करें, प्रेरणा लें, पुरुषार्थ का संकल्प करें और मां जिस भी रूप में हो उसका सम्मान, उसका आदर, उसकी रक्षा, उसका गौरवगान, ये हमारी न सिर्फ जिम्मेवारी हो, लेकिन वो हमारा DNA होना चाहिए। और तभी तो व्यवस्थाएं चलेगी। आप सब गुजरात दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी की बात है कि आप गुजरात इवेंट भी ग्लोबली मना रहे हैं। मैं देख रहा था शिकागो के मेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था जो गुजराती में कभी आए भी नहीं हैं, गुजरात देखा भी नहीं है, ऐसे कई मेरे भिन्न भिन्न भाषा वाले हिंदुस्तान के मेरे भाई बहन इस समारोह में हैं। और जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे पहली सूचना ये मिली कि साहब सिर्फ गुजराती लोग नहीं, वहाँ तो सब लोग हैं, तो आप जरा हिंदी में बोलिए। यही दिखाता है कि भाइयों बहनों, हम सीमाओं में बंद करके सोचने वाले समाज नहीं है। गुजराती जो ग्लोबल कम्युनिटी, वो जहां गया है सबको अपना बनाया है, सबको अपने आप साथ जोड़ा है। और इसलिए विश्व भर में फैले हुए मेरे सभी भारतीयों का, मेरे सभी गुजराती भाइयों बहनों का मैं अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि दुनिया ने आपके माध्यम से हम लोगों को जाना है। विश्व ने आपको जाना पहले, फिर पूछा कि आप कहां से हैं, तब उसे पता चला कि उस महान विरासत की विरासत जिसके पास है वो आप लोग हैं। आपने वहां रहते हुए
उस परंपराओं के बीच जीने के लिए, जीते होने के बावजूद भी वहीं की भाषा, वहां का खानपान, उस जिंदगी को जीने के लिए संजोगों ने आपको वहां रखा हुआ, तो भी आप लोगों ने किसी भी व्यवहार से, आचरण से हिंदुस्तान का नाम बुरा नहीं होने दिया है, गुजरात का नाम बुरा नहीं होने दिया है। उसी का कारण है कि आज सब लोग आपको प्रेम करते हैं, आपके माध्यम से गुजरात को प्रेम करते हैं, देश को प्रेम करते हैं। एक प्रकार से आप सभी वहां बैठे हुए और टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी भाई लोग सच्चे अर्थ में आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। और आज का ये अवसर उसमें एक सामूहिकता की ताकत देता है, एक नई शक्ति देता है। और इस अर्थ में भी आप इंडिया परेड करते हैं, कितना गौरव होता है। आप गुजरात दिवस मनाते हैं, कितना गौरव होता है। आप अनेक उत्सवों को वहां बना करके वहां के समाजों को जोड़ते हैं, कितना आनंद और उत्साह, उमंग होता है। और इसलिए आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मुझे और भी एक जानकारी मिली। वहां जो एलिस आइसलैंड का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, इस बार हमारे 3 गुजरात के भाइयों को भी वो अवार्ड मिला है। डॉक्टर भरत भाई भाराई हैं, श्री महेंद्र भाई हैं, श्री रमेश भाई हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हो सकता है और भी होंगे, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, कोई रह जाए तो मुझे क्षमा करना। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ अचीव किया है, उन सबको मुझे अभिनंदन करने का गर्व होता है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आन दिनों सब दूर गुजरात की चर्चा हो रही है, गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। दरअसल ये चर्चा सिर्फ गुजरात की नहीं है। चर्चा क्यों हो रही है? हम पिछले 30 साल की तरफ नजर करें, 20वीं सदी के आखिरी दशक को देखें, 21वीं सदी के प्रथम दशक को देखें, तो सारे विश्व में एक चर्चा केंद्रित है कि 21वीं सदी किसकी सदी? कोई कहता है 21वीं सदी एशिया की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी चाइना की सदी। ये चर्चा बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। और उसके कारण क्या हुआ? सारा विश्व 21वीं सदी के अनुकूल एशिया में कौन देश किस प्रकार से करवट बदल रहा है, किसका विजन क्या है, किसकी दृष्टि क्या है, कौन किस दिशा में कदम उठा रहे हैं, इस पर चर्चा करते रहते हैं। और जब इतनी बारीकियों से चर्चा रहती है, इतनी बारीकियों से फोकस होता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के हर छोटी मोटी घटना पर विश्व का ध्यान जाता है। आज अगर हमारे यहां किसी एक बेटी पे बलात्कार हो जाए, तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व भर के अंदर एक आह और आंसू टपकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व को हिंदुस्तान से बहुत अपेक्षाएं हैं, और उसमें कोई खरोच भी आ जाए तो विश्व की मानव जात बहुत बेचैन हो जाती है। हमारे देश में कोई भी दुर्घटना घट जाए, चमड़ी का रंग कोई भी हो, पासपोर्ट के कलर कोई भी हो, हर एक को जैसे कंसर्न लगता है। तो जैसे बुरी घटनाओं के साथ भी विश्व अपने आप को जोड़ करके देखता है। कि पुणे का बम ब्लास्ट हुआ हो, हैदराबाद का बम ब्लास्ट हुआ हो, कश्मीर में हमारे देश के जवानों के सर काट करके कोई ले गया हो, मेरे ही देश के किसी बेटे को दुनिया के किसी देश की जेल में मार दिया जाता हो, घटना कोई भी हो। इन दिनों हिंदुस्तान की हर घटना के साथ
विश्व को लगता है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। जैसे इन घटनाओं की तरफ जाता है ध्यान, उसी प्रकार से अच्छी घटनाओं का भी आज पूरे विश्व में बारीकी से एनालिसिस हो रहा है। और जब बारीकी से हमारे देश की ओर लोग देखने लगे हैं, तब लोगों का गुजरात की तरफ भी ध्यान गया है। क्या कारण है कि जो राज्य में रेगिस्तान ही रेगिस्तान की चर्चा रही हो, जिस राज्य में 1600 किलोमीटर का समुद्र तट एक प्रकार से बिन उपजाऊ माना गया हो, लोगों को कच्छ और सौराष्ट्र को छोड़ करके रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ा हो, जिसके पास नदियां न हो, बारिश न हो, पानी का संकट हो, क्या कारण है को राज्य आज कृषि के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा हो? क्या कारण है? क्या कारण है कि गुजरात का किसान जो कॉटन पैदा करता है, जो पहले भी करता है, लेकिन आज दुनिया के बाजार में गुजरात कॉटन खरीदने के लिए साल भर पहले से सौदे लग जाते हैं? क्या कारण है? हर बारीक चीजों को दुनिया आज बड़ी गहराई से देखता है। एक विश्व मन तैयार हुआ है। सिर्फ विश्व आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण ही हुआ था नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी, आज किसी न किसी रूप में, कभी खेल के रूप में विश्व की एकता की बात, कभी पर्यावरण के रूप में विश्व की एकता की बात, कभी ग्लोबल इकोनॉमी के नाम पर विश्व की एकता की बात, कभी निशस्त्रीकरण के नाम पर ग्लोबल एकता की बात। पहलू, मार्ग, शब्द रचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल मंत्र जो हमारे पूर्वजों ने दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, उसी को किसी न किसी रूप में आज दुनिया चरितार्थ हुए देखने के लिए लालायित हुई है। विश्व तड़प रहा है कि हम सब मिलकर के, जहां अधिक शक्ति है, जहां कम शक्ति है, दोनों को जोड़ करके सबको समान रूप से आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये समय की मांग खड़ी हुई है। और तब जाकर के हर बारीक बातों का एनालिसिस होना बहुत स्वाभाविक हुआ है। और जब सब बारीक बातों का एनालिसिस होता है, तो सौभाग्य हमारा कि गुजरात हरेक के सामने आता है, गुजरात हरेक की नजर में आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस गुर्जर दिवस पर, गुजरात की स्थापना के दिवस पर, मैं आज आप सब भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इस बार गुजरात ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को नवसारी में मनाया था। कुछ समय वहां जो हमारे वक्ता बोल रहे थे, किसी ने ये भी कह दिया, कितनों को पता होगा कि 1 मई ये गुजरात का स्थापना दिवस है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि सालों तक राजनीतिक कारणों से गुजरात में इस बात को भुला दिया गया था कि 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस है। ये भुला दिया गया था कि इंदु चाचा के नेतृत्व में महागुजरात का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। ये भुला दिया गया था कि हमारे विद्यार्थियों ने गुजरात को अलग भाषावार प्रांत रचना के रूप में, अधिकार के रूप में जब मांगा, तो उनको गोलियां से भून दिया गया था। कुछ लोग झूठ बोल करके सत्य को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो एक जमाना था जब आज जो भद्र हैं, जहां लाल दरवाजा बोलते हैं, जहां लाल बसें हमारी चलती हैं, वहीं पर कांग्रेस का एक बड़ा हेडक्वार्टर हुआ करता था भद्र में। और उसी कांग्रेस के हेडक्वार्टर से गोलियां चली थी और हमारे कई विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसी में से महागुजरात के आंदोलन को एक नई
ताकत आ गई थी। आखिरकार गुजरात मिला था। मैं आज उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, इंदु चाचा को प्रणाम करता हूं। गुजरात बनाने के जिन जिन लोगों ने अपना जीवन लगाया, खपाया, समय दिया, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो त्याग और तपस्या करके इस गुजरात नाम के राज्य की रचना की है, हम कभी भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। हम कभी भी आपकी आशा आकांक्षाओं को कोई खरोच नहीं आने देंगे। ईश्वर ने हमें जितनी बुद्धि दी है, जितनी शक्ति दी है, और आपने जब भी जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को भली भांति पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, हम एक ऐसे विकास के सपने को देखते हैं जो सर्वांगीण हो। विकास वो हो जो सर्वसमावेशक हो। विकास वो हो जो सर्वस्पर्शी हो। विकास वो हो जो सर्वदूर हो। ऐसा ना हो कि गुजरात के एक कोने में विकास हो जाए और बाकी सब जगह पर हम वैसे के वैसे रह जाएं। अगर साइकिल की ट्यूब में हम हवा भरवाने के लिए जाते थे, जो लोग वहां आज हैं, 60s के कालखंड में हम लोगों को मालूम है, हम साइकिल रखते थे और रोड पर जो साइकिल की दुकानें रहती थी वहां पर हम हवा भरवाने जाते थे। तो हवा कितनी भरी, उसका एक मीटर रहता था, और मीटर वाला वो हवा भर के बताता था, अब इतना आ गया, ठीक है, ये काफी है, इस सीजन के अंदर इतनी गर्मी में इतनी हवा काफी है। लेकिन मान लो उस साइकिल के अंदर एक कोने में एक हवा भर जाए और एक साइकिल की ट्यूब में एक ही तरफ फुग्गा हो जाए, तो मीटर तो ठीक बताएगा, हाँ भाई इतनी हवा भरनी थी, उतनी हवा भर गई। लेकिन वो साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वो तो साइकिल तब चलेगी कि जब साइकिल में भरी हुई जो हवा है, वो हवा पूरी ट्यूब में समान रूप से फैली हो। अगर उस ट्यूब के अंदर एक कोने में अगर फुग्गा हो गया, गुब्बारा हो गया, तो एक प्रकार से साइकिल को रोकने का कारण बन जाता है। विकास का भी ऐसा ही है। एक कोने में विकास का गुब्बारा हो जाए तो उससे विकास नहीं होता है। हमारे यहां कभी कभी कहा जाता था कि वापी से मुंबई की तरफ जाएं तो बड़े गोल्डन कॉरिडोर है, और बड़े गर्व से पुरानी सरकारें सीना तान तान करके कह रही थी कि इतना डेवलपमेंट हुआ, गोल्डन कॉरिडोर तैयार हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं भाई, एक 100 किलोमीटर के रोड की पट्टी के दोनों तरफ अगर उद्योग लग गए और गोल्डन कॉरिडोर बना करके हम नाचते रहेंगे तो विकास होगा। विकास कच्छ में भी चाहिए, विकास बनासकांठा में भी चाहिए, राधनपुर में भी चाहिए, विकास हमारे गुजरात की पूर्व पट्टी आदिवासियों के बीच में भी होना चाहिए। विकास हमारे 1600 किलोमीटर के समुद्री तट पर रहने वाले मेरे मछुआरों का भी होना चाहिए। विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए। बिजली आ गई, अहमदाबाद तो जगमगा रहा हो, लेकिन अगर गांव अंधेरे में डूब गया तो उस विकास से क्या होगा? और तब जाकर के हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, विकास के रूप को ही बदल दिया है। मैं जानता हूं मित्रों, राजनीतिक विरोधों के कारण लोग कुछ भी आज कहते होंगे। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए। मेरे आज के इस भाषण के बाद भी फैको इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन इतिहास को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की नौबत आएगी। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर हम विकास को ले गए हैं, वो एक ऐसा रास्ता है जो आने वाली सदियों तक गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की
एक एक भीतर की ताकत को जन्म देने वाला है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं ना कि विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है, कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है? रोड्स हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, यही बातें करते हैं ना। लेकिन कभी बारीकी से देखा है? आपको मैं एक बात बताऊं, तो आप सब विदेश में रहते हैं, आपको बराबर ध्यान में आएगा। हमारे गुजरात के अंदर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? नॉर्थ टू साउथ, राजस्थान से आओ, गुजरात से पसार होना और महाराष्ट्र की ओर चले जाना। और फिर भी उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दावा कर सकता है, मैं उसका इतना इनकार नहीं करता हूं। लेकिन अगर गुजरात का विकास करना हो तो इनमें मूलभूत परिवर्तन किया। हमने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल रास्ते हैं, उसको हमें वर्टिकल रास्तों से भी जोड़ना होगा। वर्टिकल रास्ते, हॉरिजॉन्टल रास्ते, जब तक उसका नेटवर्क नहीं बनाते हैं, हम पूरे गुजरात को इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रिप में नहीं ला सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, जो वर्टिकल रास्ते थे 2 या 3, जो राजस्थान से आते थे और दक्षिण में जाते थे, हमने 9 के करीब हॉरिजॉन्टल रोड बना दिए। जो आदिवासी बेल्ट से निकलते थे पूरब की तरफ से, कोई अंबाजी से निकलता है पोरबंदर जाके मिलता है, कोई दाहोद से निकलता है द्वारिका जाकर के मिलता है। तो ये जो हमने पूरा बदलाव लाया, उसका परिणाम ये हुआ कि विकास के फल के लिए एक नई विधा खड़ी हो गई। भाइयों बहनों, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट मिस्टर कैनेडी कहा करते थे कि पैसे नहीं हैं जो रास्ते बनाते हैं, लेकिन ये रास्ते हैं जो संपत्ति बनाते हैं। भाइयों बहनों, हमने जो विकास, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल खड़ा किया है, उसका लाभ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आपने 2-4 जगह पर अच्छी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन चालू कर दी। आप गर्व कर सकते हो, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और आप दिखा भी सकते हो, दुनिया के सामने विकास दिखेगा। लेकिन क्या कभी सोचा था कि हमारे पंचमहाल के अंदर, दाहोद के अंदर, साबरकांठा के अंदर, जहां ट्राइबल बस्ती रहती है, डांग है, ऐसी जगह पे भी कोई यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं, ऐसी जगह पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकती है, ऐसी जगह पे कोई मेडिकल कॉलेज हो सकती है? भाइयों बहनों, हमने उस पर बल दिया। वो कौन, एक एक हमने ढूंढा कौन सा तहसील है जहां विज्ञान की स्कूल नहीं है, पहले वो करो। अच्छी लेबोरेटरी नहीं है, वो करो। फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, नर्सिंग की कॉलेज, यानी इतने दायरा हमने बढ़ाया। और उसी का तो परिणाम है, हमारे यहाँ पहले 11 यूनिवर्सिटी थी। कोई भी कहेगा भाई गुजरात में कौन कहता है शिक्षा नहीं थी? 11 यूनिवर्सिटी थी, कौन मना करता है? लेकिन आज 10 साल के भीतर 44 यूनिवर्सिटी है। क्या आप इसका इनकार कर सकते हो? लेकिन ये कहने से बात बनती नहीं है कि यूनिवर्सिटी पहले थी, कौन मना करता है? भाई यूनिवर्सिटी पहले भी थी, लेकिन हमारी सारी यूनिवर्सिटियां क्या थी? सब बंदर का व्यापार था। यूनिवर्सिटी में जाओ, जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं उसको देखते हो। हमने उसमें बदलाव लाया, हमने सेंटर फॉर एक्सेलेंसी की ओर बढ़ावा दिया। अगर गैस और पेट्रोलियम एनर्जी ये विश्व के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास एनर्जी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमने वो काम किया। आज जगत के अंदर जितना रुपयों का महत्व है, उतना ही महत्व खेलकूद का बन गया है। इस बात को स्वीकार करना होगा। कोई भी समाज स्पोर्ट्स के बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला नहीं बन सकता है। अगर समाज में, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अनिवार्य मानते हैं, तो फिर समाज के जीवन में स्पोर्ट्स का भी उतना महत्व होना चाहिए। वो बच्चे क्या हैं जिसके जीवन में पसीने की पता तक ना हो। मैं चाहता हूं मेरे गुजरात के बच्चे खुले मैदान में खेले, पसीनों से तरबतर हो जाए। भविष्य उससे बनने वाला है, और इसलिए हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। क्राइम की दुनिया बदलती जा रही है।
क्राइम की दुनिया कह रही है कि आज विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी को साइबर क्राइम के माध्यम से किसी देश के बैंक को लूट सकता है। इसका मतलब अगर लुटेरों के रास्ते बदले हैं तो लूट पकड़ने वाले और चोर लुटेरों को पकड़ने के लिए रास्ते बदलने पड़ेंगे। और इसके कारण आज साइबर क्राइम की दुनिया में, इकोनॉमिकल ऑफेंस की दुनिया में फॉरेंसिक साइंस का महत्व बढ़ गया है। और मेरे अमेरिका में रहने वाले पढ़े लिखे विद्वान लोग वहां बैठे हैं, आपको जान करके गर्व होगा मेरे भाइयों बहनों, आज गुजरात दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। जो हमारे बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए लोग हैं वो क्या कहते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं। क्यों? अरे फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट तो पहले भी था। फिर से मैं कहता हूं, मैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की बात नहीं बोल रहा हूं। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में थे, किसी ने मना नहीं किया। हम कहते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये झूठ बोलने वाले लोग ऐसे ही झूठ फैलाते रहेंगे। हो सकता है आज कुछ नया झूठ छोड़ दें, वो उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई सहारा नहीं है, उसी के भरोसे उनको चलना है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम ये तो कभी नहीं कहते कि मोदी जब तक नहीं थे तब तक यहां कुछ नहीं था। मोदी के पहले भी बहुत कुछ था, क्योंकि गुजरात एक पुरुषार्थी समाज है, संकटों के बीच जीने वाला समाज है, नए रास्ते खोजने की कोशिश करने वाला समाज है। लेकिन गुजरात के पिछले 40 साल और गुजरात के वर्तमान 12 साल, इस दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि हमने विकास की गति को तेज किया है, हमने विकास के व्याप को फैलाया है, हमने विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हमने विकास को सामान्य मानवीय के कल्याण की दिशा में ले जाने की भरपूर कोशिश की है। और ये काम बार 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 ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, ये गुजरात ने किया है। 6 करोड़ गुजरातियों ने किया है। उसका यश, इसका गौरव गुजरात को प्रेम करने वाले, उनकी भाषा कोई भी क्यों न रही हो, उन सब के कारण हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जब गुजरात स्थापना दिवस की मना रहे हैं तब इसका महात्मा बढ़ता है। कोई मुझे बताए, क्या पतंग की खोज मोदी ने की? क्या पतंग को नरेंद्र मोदी ले आया था? क्या उसके पहले पतंग नहीं था? पतंग पहले भी था, छत पे पतंग पहले भी चढ़ते थे, हो हल्ला पहले भी होता था, मौज पहले भी होती थी, आनंद पहले भी होता था। लेकिन क्या कभी सोचा था कागज के टुकड़ों से बना हुआ रुपये 2 रुपये का पतंग विश्व भर में गुजरात की ताकत का परिचय दिलाने का साधन बन सकता है? हमने बना दिया। हमारे गरीब लोग झोपड़पट्टी में पतंग की इंडस्ट्री चलाते थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। गरीब लोग 2 महीना 3 महीना पतंग बनाने का काम करते थे, रोजी रोटी चलती थी। 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के आसपास हमारा बिजनेस चलता था पतंग का। इसमें भी जान भर दी मित्रों। और पतंग को भी हवा लग जाए तो पतंग कितना आसमान में जाता है, वो ताकत हमने दी। उसका परिणाम ये आया है आज कि जो करीब इतने कम वाला बिजनेस आज अरबों खरबों के बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। कितने गरीब लोगों को रोजी रोटी मिली है। बदलाव जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं। कोई मुझे कहे भाइयों, क्या गीर के सिंह नहीं थे क्या मोदी के आने से पहले? थे। कोई मुझे कहे भाइयों, 1600 किलोमीटर समंदर किनारा नहीं था क्या? था। कोई मुझे कहे श्री कृष्ण की द्वारिका पहले नहीं थी क्या? थी।
कोई मुझे कहे आदि शंकर का बनाया हुआ सोमनाथ का तीर्थ क्षेत्र नहीं था क्या? था, सब था मेरे भाइयों बहनों, लेकिन फिर भी टूरिज्म नहीं था। क्यों? जगन्नाथ को देखने के लिए तो दुनिया जुट जाती है, लेकिन सोमनाथ की और किसी की नजर नहीं है। क्यों? हमने कोशिश की, हमने कहा यह हमारी अमानत है, दुनिया के सामने ले जाओ। और श्रीमान अमिताभ बच्चन गुजरात के एम्बेसडर बनकर आज दुनिया के हर कोने में जाकर के कह रहे हैं, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। और लोग आते हैं, देख रहे हैं, सब कुछ था, दिशा नहीं थी, दृष्टि नहीं थी भाइयों। और इसलिए आज जो गुजरात के विकास को नकारने पर राजनीतिक कारणों से लगे हुए, वो यही कहते हैं, पहले भी था और इसलिए आज मैं इस मंच पर से उनको आह्वान करता हूं कि 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा था, मान लिया था, लेकिन मछली के सिवा आपने कोई विकास के लिए उपयोग किया था? नहीं किया था। आज हिंदुस्तान का 35% कार्गो गुजरात के 1600 किलोमीटर समुद्री तट पर से चल रहा है। 41 मेजर और माइनर पोर्ट बनाने की दिशा में हमने काम किया है। कब तक नकारते रहोगे? भाइयों बहनों, रेगिस्तान पहले भी था, लेकिन वो रेगिस्तान आपको संकट लगता था। क्या करे, सर पे हाथ मारते रहते थे कि रेगिस्तान है, क्या करेंगे, गुजरात क्या करेगा, क्या होगा। अरे उसी रेगिस्तान में हमने नई जान फूंकी थी दोस्तों। आज वही मेरे कच्छ के रण को, सफेद रण को देखने के लिए दुनिया उमड़ पड़ रही है। लोगों को लगता है ताजमहल तो देखा, लेकिन जब तक कच्छ का रण नहीं देखा तो ताजमहल देखना भी अधूरा रह जाएगा, ऐसा लोग मानने लगे हैं। क्या कभी सोचा है, व्हाइट रण, दुनिया की अजोड़ ताकत हमारे पास है। पहले भी देखो, मैं मोदी ने आकर के उसको कोई चुना नहीं लगाया कि रण सफेद हो गया, वो पहले भी था, लेकिन पता नहीं क्यों। और आज लाखों लोग हमारे कच्छ के रण में आते हैं, और आते हैं इतना ही नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपयों का हैंडीक्राफ्ट की बिक्री होती है। हैंडीक्राफ्ट में कौन है? गरीब माताएं हैं, बहनें हैं। वो कपड़े पर नक्शे काम करते हैं, पेंटिंग करती हैं, नई नई चीजें करती हैं। ये हमारे गुजरात का वारली पेंटिंग आज दुनिया में फैल रहा है। टूरिज्म आते ही गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलती है। मेरे गिर के शेर, गिर के लायन, किसी को पता तक नहीं था। और मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, सारे दुनिया में वाइल्ड लाइफ के बहुत बड़े संकट के समाचार हर दूर से आते हैं। हमारे यहां टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। कहां खर्च होता है वो तो समय जाने, पता नहीं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट वो एक और डंडा उसमें भी मार दे, कभी कह नहीं सकते, पता नहीं कब कौन सा डंडा पड़ेगा। लायन की तरफ देखा नहीं किसी ने, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के अपने प्रयासों का परिणाम है कि लायन की संख्या बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। और दुनिया को देखना होगा कि एक परिवार के नाते लायन की रक्षा कैसे होती है। एक गुजरात के अंदर गिर के जंगलों में रहने वाले मेरे किसान परिवारों ने करके दिखाया है। एक अजोड़ नमूना है, ये विश्व को स्टडी करने जैसा है, अध्ययन करने जैसा है, कैसे वाइल्ड लाइफ के साथ मानव जीवन एक रूप होकर के कैसे रह सकता है। ये स्टडी करने जैसा विषय है। भाइयों, बढ़ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, आज 24 घंटे गुजरात में बिजली होने के कारण कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना बड़ा लाभ गांव के जीवन को बदला है, गांव की इकोनॉमी को बदला है। छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान दिया। 2001 का सेंसस रिपोर्ट आया और जब उसमें माल न्यूट्रिशन की बड़ी गंभीर चर्चा हमारे सामने आई, तो उस माल न्यूट्रिशन की चर्चा के हमने देखा था सारे देश में। और अभी तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, भारत सरकार भी अपने हिंदुस्तान के टीवी एडवर्टाइज देखी होगी तो इस कुपोषण की चर्चा करती है। लेकिन मजा ये है,
ये बाल की खाल उधेड़ने वाली जो टोली है, गुजरात के खिलाफ लगातार झूठ फैलाने वाली, वो जब कुपोषण की चर्चा आती है तो हिंदुस्तान के कुपोषण की चर्चा नहीं, अकेले गुजरात को गाली देते हैं। खैर, हम उसमें से भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उन गालियों का भी गुलदस्ता बना करके हम सुवास फैलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश है भाइयों बहनों। और हमने पहले ही 2004 से मिशन उठाया, अरबों खरबों का बजट खर्च करना शुरू किया, जन जागृति का प्रयास किया। और अभी लेटेस्ट सीएजी का रिपोर्ट है, वो सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में कुपोषण से मुक्ति के जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें सबसे अधिक सफल कोई हुआ है तो गुजरात का मॉडल हुआ है। 33% इंप्रूवमेंट सफल पाने में हमें यश मिला है। लेकिन वहीं से अटकने की बात नहीं है, मुझे आगे भी बढ़ना है। मेरा ये विश्वास है कि हमारी मां तंदुरुस्त हो, हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो। अगर हमारी बेटियां तंदुरुस्त नहीं होगी तो जब वो मां बनेगी तब संतान भी तंदुरुस्त पैदा नहीं हो सकता। और अगर बच्चा तंदुरुस्त नहीं है तो हिंदुस्तान की आने वाली कल तंदुरुस्त नहीं हो सकती, मानव जात तंदुरुस्त नहीं हो सकती है, स्वस्थ नहीं हो सकती। हमारी ये भावात्मक बात है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के भिन्न भिन्न अनेक प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, ये शब्द लिखिए मेरे भाइयों बहनों, ये दुनिया का सबसे बड़ा नर्मदा का पानी पहुंचाने का पाइप का नेटवर्क इसी 10 साल में खड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा 9,000 गांवों में नर्मदा का शुद्ध पानी पाइपलाइन से पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। 18,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। आप वीडियो फोन से अपने परिवारजनों से गांव में बात कर सकते हैं। ये स्थिति हमने पैदा की है। हम गुजरात को आधुनिक बनाने के पक्षकार हैं। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव-गांव, घर-घर तक कैसे पहुंचे। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा के लिए कैसे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करे। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से आरोग्य में कैसे परिवर्तन आए, एफिशिएंसी कैसे आए, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। और उसमें हमने पहल की है। मित्रों, हमारी तो हालत ये है, मैं आपको एक छोटी बात बता दूं भाई, कभी भी आपको शक हो जाए, झूठ इतना सुनते हो तो कभी कभी आपको भी शक, यार ऐसा होता, क्योंकि झूठ 24 घंटे चलता है। और अब तो हम सच बोलेंगे तो एक आध बार बोलेंगे, महीने में एक आध बार बोलेंगे, साल में एक बार बोलेंगे, क्या करेंगे, हमें तो कोई रोज अवसर होता नहीं है बोलते रहने का। लेकिन झूठ वालों का तो रहता है, और कभी आज इस कोने से झूठ आएगा तो कल दूसरे कोने से झूठ आएगा, तो परसों तीसरे कोने से झूठ आएगा, कभी एक चेहरा झूठ बोलेगा तो कभी 10 चेहरे झूठ बोलेंगे, चलता रहता है। लेकिन कभी आपके मन में भी दुविधा हो जाए कि यार सच क्या है, मेरी आपसे प्रार्थना है, पिछले 10 साल में भारत सरकार ने भिन्न भिन्न चीजों के लिए कई अवार्ड्स दिए हैं। ये सब हिंदुस्तान सरकार के नेट पर भी अवेलेबल है, जरा देख लीजिए ना। और आपको उसको देखोगे तो पता चलेगा कि जिस मुद्दे पर गुजरात के बाल की खाल उधेड़ी जा रही है, उसी मुद्दे पर अच्छे से अच्छे काम के लिए दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की, यूपीए की सरकार ने अवार्ड दिया है। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि कितना झूठ चला रहे हैं। भाइयों बहनों, आज देश एक नए संकट की ओर जा रहा है। मैं जानता हूं गुजरात दिवस है, लेकिन मैं भारत मां का बेटा भी हूं। और आप जो वहां बैठे हैं, मैं जानता हूं आप लोगों को भारत मां की कितनी चिंता है, उसको मैं कम नहीं आंकता हूं। भाइयों बहनों, देश में जब शासन दुर्बल होता है तो कितना नुकसान होता है, ये हम पिछले 1 महीने की घटनाएं देखिए। आपने कभी सोचा है मित्रों, मेरे देश का विदेश मंत्री
इंटरनेशनल फोरम में भाषण करता हो और किसी दूसरे देश के कागज को हाथ में लेकर के पढ़ना शुरू कर दे। कितनी बेइज्जती मेरे देश की हो रही है भाइयों। और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई अपने साथी पक्षों के दबाव का मुद्दा भी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई परवाह ही नहीं है। आप कल्पना करें, हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए, तब सवाल उठते हैं मित्रों। सवाल उठता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। और मैं हैरान हूं जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे पा। सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया, वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए। और तब जाकर के सामान्य मानवी के मन में सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में इतनी मजबूत ताकतवर सरकार होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के हमें चिंता हो रही है। भाइयों बहनों, करप्शन का ये घिनौना रूप शायद ही दुनिया के किसी समाज को देखने को मिला होगा जो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और कोई परवाह भी नहीं है। क्या स्थिति बनी है, कोयले तक को नहीं छोड़ा गया, तब क्या बचा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम ही लोग हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भाइयों बहनों, इस मंच पर से मैं दिल्ली सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस भारत मां को जब याद करने का हम अवसर मना रहे हैं, तब ये पीड़ा सहज रूप से, ये दर्द, ये वेदना कभी कभी शब्दों में फूट पड़ती है। काश भाइयों बहनों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने के लिए हमारी युवा शक्ति को हम जोड़ने में सफल होते, हमारी मातृशक्ति को जोड़ने में सफल होते, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो उत्साह, उमंग और आनंद का माहौल था, 21वीं सदी शताब्दी के प्रथम दशक में वो रियलिटी के रूप में दिखाई देता। लेकिन हुआ उल्टा है। पिछले 6-8 साल के कार्यकाल, घटनाक्रमों, इन सब ने निराश कर दिया है। भाइयों बहनों, लोग मुझे पूछते हैं, आपके मन में भी होगा, आप कहिए कि आज देश में सबसे बड़ा संकट क्या है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं सबसे बड़ा संकट है भरोसा नहीं रहा। किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। भरोसे करने वाली हर इंस्टीट्यूट में गिरावट आई है। ये भरोसा हमने पुनः स्थापित करना होगा। व्यवस्थाओं पर भरोसा हो, प्रक्रियाओं पर भरोसा हो, इरादों पर भरोसा हो, नीतियों पर भरोसा हो, नियत पे भरोसा हो, नैतिकता पर भरोसा हो। भाइयों बहनों, देश के सामने भरोसा हम पे कैसे पुनः स्थापित करें, ये बहुत बड़ा आह्वान है। और ये शब्दों से भरोस जाने वाली भरोसा नहीं होता है मित्रों। रास्ते चलता हुआ कोई भी व्यक्ति अगर बच्चे को कहे कि बेटा कूद पड़, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा, कोई बच्चा नहीं कूदेगा। लेकिन मां कहती है कि बेटे कूदो, मैं हूं,
माँ बच्चे को भरोसा होता है, वो पीएचडी डिग्री किया हुआ नहीं होता है, लेकिन वो कूद करके माँ के हाथों में जाके गिरने में उसको डर नहीं लगता है। क्यों? भरोसा है। कितना ही ताकतवर आदमी आकर के बोल दे बेटा कूदो मैं उठा लूंगा, नहीं पड़ता है, वो गिरता नहीं है, जंप नहीं लगाता है। क्यों? उसको उसकी ताकत से लेना देना नहीं है, उसका संबंध भरोसे से है। मां पर भरोसा है तब बच्चा कूदने करके उसके हाथों में गिरने के लिए तैयार हो जाता है। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी नीड है भरोसा। और मैं मानता हूं भाइयों बहनों, अमेरिका ने अभी अभी चुनाव के अंदर अपना रुतबा दिखाया। किस बात पे? होप, आशा जगाई। नौजवान बेरोजगार हुए तो आशा जगाने की कोशिश की गई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में भरोसा एक बहुत बड़ी अनिवार्य बने हो गया है। नेता पे भरोसा हो, नीतियों पर भरोसा हो, दलों पे भरोसा हो, समाज व्यवस्थाओं पर भरोसा हो, समाज पे भरोसा हो। हर बेटी को किसी भी पुरुष पे भरोसा होना चाहिए। अगर उसके जीवन में गिरावट आई तो बेटियां भरोसा कैसे करेगी? ये भरोसे के संकट से देश गुजर रहा है। और एक बार भरोसा टूट जाता है तो लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं, टिकने के लिए, जूझने के लिए, जीने के लिए। और ये भरोसा तोड़ने का काम कुछ व्यक्तियों के आचरण से हुआ है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के आचरण ने, उनके व्यवहार ने, उनकी रीतियों ने, नीतियों ने देश के भरोसे को तोड़ दिया है। 120 करोड़ लोगों का भरोसा टूट चुका है। भाइयों बहनों, आज जब मां गुर्जरी का स्मरण कर रहे हैं, तब आप गुजरात के गौरव का गान करने के लिए बैठे हैं, तब मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, आज गुजरात के अंदर कहा जाए कि भाई पानी का संकट है, हमको हमारे पुराने चेक डैम को अगर थोड़ा खाली कर दिया, उसके मिट्टी निकाल दी तो होगा। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे गांव के किसान खुद चेक डैम को ठीक करने लग जाते हैं। क्यों? भरोसा है। भाइयों बहनों, ये भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। आज गुजरात ने जो विकास किया है, आज गुजरात जो प्रगति कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं कर रहा है। विकास इसलिए हो रहा है, हरेक को हरेक में भरोसा है। हर कोई भरोसे के आधार पर हिम्मत के साथ निर्णय कर पा रहा है। हर कोई को भरोसा है कि हाँ भाई आगे बढ़ेंगे तो कोई तो होगा, कुछ तो व्यवस्था होगी। आइए भाइयों बहनों, आज इस भरोसा का संकल्प करें। हम भी लोगों को भरोसा दें। हम भी अपने आचरण और व्यवहार से ये खाई को भरें। फिर एक बार भरोसे पर हम आगे बढ़ें। आप लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आपने कभी अपने बचपन में जहां 60, 70, 75 के लोग बैठे होंगे, क्या कभी आपने बाजार में शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड देखा था? हंसो मत भाई, मुझे बताइए, क्या कभी आपने शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड कभी देखा था? नहीं। ऐसा ही लिखा जाता था, घी की दुकान। और घी की दुकान लिखा तो आदमी को भरोसा था वो शुद्ध घी ही होगा। लेकिन भरोसा टूट गया तो बोर्ड लगाना पड़ता है, शुद्ध घी की दुकान। मैं छोटी छोटी बातों के आधार पर बताना चाहता हूं, ये जो भरोसा टूट रहा है, उच्च पदों का तो भरोसा टूट चुका है। और तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, आओ फिर से एक बात, महात्मा गांधी, सरदार पटेल का स्मरण करते हुए इस भरोसा का बाइंडिंग कैसे बढ़े, हम सब उस दायित्व को कैसे निभाएं, हमारे शब्द की ताकत कैसे बढ़े, हमारा आचरण उस ताकत को कैसे रंग भरे,
उसका संकल्प करें। भाइयों बहनों, मैंने काफी समय लिया है आपको अभी रात्रि भोज भी शायद आपका बाकी होगा, और मैं देख रहा था आप लोग तो एक एक दो मिनट में बोल करके अपना पूरा करके जा रहे थे, और मैं घंटे भर से बोल रहा हूं। आप भी शायद आपके मन में काफी सवाल बवाल भी रहते होंगे। एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी विश्व भर में बैठे हुए मेरे अमेरिकन भाइयों से प्रार्थना है, गुजरात के मेरे भाइयों से प्रार्थना है, गुजरात को प्रेम करने वाले भाइयों से प्रार्थना है, हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले मेरे सभी भारतीय भाइयों बहनों को प्रार्थना है। गुजरात में हमने लोगों ने एक सपना संजोया है, और वो सपना है हम विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाना चाहते हैं, और दुनिया के सामने हम अपना एक रुतबा खड़ा करना चाहते हैं। हमारा यानी मोदी का नहीं, बीजेपी का नहीं, गुजरात सरकार का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का। और जिस महापुरुष ने हिंदुस्तान को एकता के बंधन में बांधा, छोटे छोटे रजवाड़ों को मिलाकर के इस देश बनाया, एक किया, इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है भाइयों, लेकिन उसको भुला दिया गया है। उसका पुण्य स्मरण होना चाहिए। वो हमें नई ताकत देगा, देश को जोड़ने की ताकत देगा, देश को तोड़ने वाले हर प्रयासों का वो जवाब होगा। और इसलिए हमने संकल्प किया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा हमें बनाना है। और उसकी साइज का जो सपना है, वो सपना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइज डबल होगी। सरदार साहब के नाम पर बना हुआ वो डैम है, उसी जगह पर हम ये बनाना जा रहे हैं। काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, रिसर्च हो रहे हैं, डिजाइनिंग हो रहा है, धरती पर भी काम हम बहुत जल्दी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने जब महात्मा मंदिर बनाया था और आप लोगों ने योगदान किया था, वैसे ही हम जनता जनार्दन को जोड़ करके जन भागीदारी के साथ विश्व का अजोड़ सरदार पटेल का ये विराट रूप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, विश्व भर में फैले हुए मेरे भाइयों बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, कुछ समय के बाद हम विधिवत रूप से आपके पास कुछ मांगने के लिए आएंगे, आपका कंट्रीब्यूशन चाहेंगे, क्योंकि हर एक को लगना चाहिए कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, उस यूनिटी का मैं भी एक हिस्सा हूं, मैं भी एक पार्टिकल हूं। ये भाव हमें खड़ा करना है, और उसका लाभ होता है। हमने गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर बनाया, तो गुजरात के 18,000 गांव को कहा था कि आपके गांव की पानी और मिट्टी ले आइए। दुनिया के हर देश में बह रहे गुजरातियों से मैंने कहा था कि वहां का पवित्र जल और मिट्टी ले आइए। हिंदुस्तान के हर राज्य को कहा था वहां का पवित्र जल और माटी लाइए, और हमने विश्व भर से पवित्र जल, पवित्र मिट्टी इकट्ठी कर करके ये जो महात्मा मंदिर बनाया है, उसकी नींव में रखी है। एक भावात्मक ताकत होती है, और महात्मा गांधी का जो विश्व रूप था, उसको प्रतीकात्मक रूप से अनुभूति करने का हमने एक प्रयास किया था। वैसे ही सरदार साहब की प्रतिमा, एकता की प्रतिमा, एक करने का सामर्थ्य, हर संकटों से बाहर निकल के बहुत कम समय में इतने बड़े देश को जोड़ने का महान काम, विश्व के सभी समाजों को सीखने समझने जैसा काम, इसको हमें उजागर करना है, उस महान रूप को उजागर करना है, और विश्व को गर्व से कहना है मेरे देश में इसी कालखंड में ऐसा भी एक वीर पुरुष, महापुरुष पैदा हुआ था।
बड़े गौरव के साथ काम करना है भाइयों। आइए हम सब अपने अपने सपनों को तो पूरा करे ही करे, अपने संकल्पों को भी पूरा करें, लेकिन राष्ट्र के नाते, समाज के नाते भी हर संकल्पों को पूरा करके समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए भारत कैसे काम आए। और माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ये समग्र पृथ्वी को मां मानने वाले हम संतान मानव जात के कल्याण का मार्ग लेकर के चले, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को लेकर के चले। इसी एक भाव के साथ आप सबके बीच आने का, आप सबके साथ बात करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गुजरात आपका है। आपकी भाषा कोई भी हो, पहनाव कोई भी हो, हम तो पृथ्वी के पुत्र हैं। आइए इसका गौरवगान करें, इसको अपना करें, यही एक प्रार्थना है। फिर एक बार मैं सबको अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कई मेहमान वहां बैठे हैं, सबके नाम नहीं दे पा रहा हूं, मुझे क्षमा करें। अमेरिका भी के राजनीतिक कई नेता भी वहां बैठे हैं। मैंने हिंदी में बोलना पसंद किया, हो सकता है अगल बगल में बैठे हुए लोग वो उनको भाषांतर करके मेरी भाव वहां उन तक पहुंचाते होंगे। आइए भाइयों बहनों, हम सब मिल करके इस जब मदर दिवस भी मना रहे हैं, गुर्जर दिवस भी मना रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय।